हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का भानु सर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। और करंट अफेयर्स की जो हमारी रिवीजन श्रृंखला थी उसमें हम आज एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। और पीछे की 3 वीडियो में हमने 19 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को रिवीजन किया था। और आज की क्लास में 20 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और विभिन्न तथ्यों पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आज है 26 जनवरी और हम मना रहे हैं अपना 76वां गणतंत्र दिवस, यानी 76वां रिपब्लिक डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करें आज की क्लास में, तो आपको नाम याद रखना है अर्शदीप सिंह का। किसका? अर्शदीप सिंह का। आपने नाम तो सुना ही होगा। ये भारत के उभरते हुए यानी स्टार क्रिकेटर हैं और इनको आईसीसी के द्वारा यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा वर्ष 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। यानी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कौन चुने गए हैं? तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुने गए हैं अर्शदीप सिंह। और ये भारत की तरफ से T20 मैचों में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी हैं। कौन? अर्शदीप सिंह। तो अभी आईसीसी के पुरस्कारों की घोषणा हो रही है और प्रत्येक दिन अलग अलग कैटेगरी के पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। तो आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो चुना गया है भारत के क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को। आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। और अगला पॉइंट है अमेलिया केर से रिलेटेड। किससे? अमेलिया केर। और ये अमेलिया केर को वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर है और इन्हें महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में चुना गया है। तो इनका भी नाम उम्मीद करते हैं कि आप सभी याद रखेंगे। आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स पे। तो आज के सेशन में जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड पॉइंट हैं उनको एमसीक्यू के माध्यम से हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए प्रश्न है आपके सामने, 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? तो 76वां गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को हम मना रहे हैं। 26 जनवरी 2025 को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और भारत की राष्ट्रपति के द्वारा आज राष्ट्र ध्वज फहराने का कार्य किया जाएगा राजपथ पे। तो इस 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? तो 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। गणतंत्र यानी जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ तो ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये जो 76वां गणतंत्र दिवस है इसके मुख्य अतिथि कौन है? तो इसके मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है किसको? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। किसके? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को। किसको? प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त आमंत्रित किया गया है 76वें गणतंत्र दिवस के रूप में। तो इसका थीम याद रखना है क्या? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है आपके लिए, जनवरी 2025 में मलेशिया में 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो अभी मलेशिया के शहर जोहोर में कह लीजिए ना 9वां इंटरनेशनल के लिए शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इसका खिताब जीता है भारत के इनियान पन्नीर सेल्वम ने। किसने? इनियान पन्नीर सेल्वम ने। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। किस राज्य से? तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। कौन? तो इनियान पन्नीर सेल्वम। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता है। तो डी गुकेश के बाद से ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित एक और चर्चित नाम है जिन्होंने शतरंज की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने का कार्य किया है। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, जनवरी 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आयरलैंड यानी यूरोप का देश जिसकी राजधानी डबलिन होती है। तो अभी आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है किसको? माइकल मार्टिन को। किसको? माइकल मार्टिन को चुना गया है आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। और अगला प्रश्न है आपके, भारत में
में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो हर साल 25 जनवरी को, कब? 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और ये जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग, इस भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के दिवस के रूप में चिन्हित करता है, जिसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब? 25 जनवरी 1950 को। और 25वें चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं कौन? तो कह लिया राजीव कुमार। नाम क्या याद रखना है? राजीव कुमार। तो हर साल कब? तो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है हर साल। कब? तो कह लिए 25 जनवरी को। तो ये नाम आप याद रखेंगे। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के डीप ओशन मिशन। नाम याद रखना है, डीप ओशन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो डीप ओशन मिशन जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्या नाम याद रखना है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा कह लीजिए ना कि प्रारंभ किया जाने वाला एक मिशन है, जिसका उद्देश्य है पानी के भीतर संसाधनों की खोज, गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को बढ़ावा देना। तो कहना कि डीप ओशन मिशन किससे संबंधित है? तो गहरे, लगभग कह लीजिए ना 6000, कह लिए 6000 मीटर की गहराई के अंदर समुद्र के नीचे खोज और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाने वाला मिशन है कौन? डीप ओशन मिशन। तो नाम याद रखेंगे, मंत्रालय कौन? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, और मिशन का नाम डीप ओशन मिशन। आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, जनवरी 2025 में रक्षा मंत्रालय द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना की गई युद्ध निगरानी प्रणाली। याद रखना है क्या? युद्ध निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? तो अभी 24 जनवरी को, कब? तो 24 जनवरी को कह लीजिए ना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा राजधानी नई दिल्ली से, कहां से? तो राजधानी नई दिल्ली से युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया गया, जिसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना के साथ मिलकर के किया है। तो भारतीय सेना व BEL के द्वारा मिलकर के बनाई गई ये युद्ध निगरानी प्रणाली है, जिसका नाम है संजय। नाम क्या है? तो संजय क्या है? युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, जिसको अभी लॉन्च किया किसने? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ओके, तो आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके सामने, पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो बात करें पराक्रम दिवस की, तो पराक्रम दिवस हर साल मनाया जाता है 23 जनवरी को, और ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की जयंती, यानी भारतीय स्वतंत्रता में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं, नेताजी के रूप में भी जानते हैं, और इन्हें हम देश नायक के रूप में भी जानते हैं। तो इनकी जयंती हर साल मनाई जाती है कब? 23 जनवरी को। और इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। कहां पे? ओडिशा के कटक में। कहां पे? तो ओडिशा के कटक में इनका जन्म हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति किसने की है? तो कह लिए ना भारत और पाकिस्तान के जल विवाद से संबंधित है कौन? किशनगंगा परियोजना और रातले जल विद्युत परियोजना। तो इन दोनों विवाद परियोजनाओं के विवाद को सुलझाने के लिए किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति करने की सिफारिश की गई है। तो विश्व बैंक की बात करें तो यह स्थापित हुआ था कब? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। कहां पे? वाशिंगटन डीसी में। और इसके अध्यक्ष इस समय कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो अब बात करें ना किशनगंगा रातले जल विद्युत परियोजना, तो ये मुख्यतः सिंधु जल समझौते के तहत, सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जल के बंटवारे के लिए की गई एक समझौते के रूप में। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 1960 में।
चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है आपके सामने, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी आपको पता होगा 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप, कह लीजिए ना, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने, 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने। और इनके साथ ही उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली किसने? जेडी वेंस ने। और ये अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति हैं। क्या है? 50वें उपराष्ट्रपति हैं। कौन? जेडी वेंस। तो इनका नाम याद रखना है। जेडी वेंस कौन बने हैं? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति, और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति। ये 47वें राष्ट्रपति और ये 50वें उपराष्ट्रपति। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एंटी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो कह लीजिए ना कि नेशनल ई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा एंटिटी लॉकर का, कह लीजिए ना, प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया। तो एंटिटी लॉकर एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य है व्यवसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन करना, यानी उद्योग से रिलेटेड कह लीजिए, और कह लीजिए ना व्यवसाय से संबंधित दस्तावेजों को डिजिटली रूप में संरक्षित करने के लिए नेशनल ई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कह लीजिए ना, या ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट के द्वारा एनटीटी लॉकर नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, एनटीटी लॉकर। उद्देश्य क्या है? व्यवसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का संरक्षण करना या प्रबंधन करना। अगले नंबर पे बात करें, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो पिछले 15 महीनों से एक दूसरे के साथ युद्ध में शामिल, के लिए इजराइल और हमास के बीच अभी कब? तो 19 जनवरी 2025 को। कब? 19 जनवरी 2025 को युद्ध विराम करने की घोषणा की गई है। तो डेट याद रखनी है, कब? 19 जनवरी 2025। आगे नंबर पे बात करें, अगला प्रश्न है, हर वर्ष कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यूएनजीए के द्वारा, किसके द्वारा? कह लीजिए यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल, कह लीजिए ना, कलियन असेंबली के द्वारा हर साल, यानी यूएनजीए के द्वारा हर साल। कब? तो 25 जनवरी को। कब? एक सेकेंड, 25 जनवरी ने कि याद रखना है, कब? 24 जनवरी को। हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 जनवरी की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस रूप में? राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। कब? तो 24 जनवरी 2025 को। तो ये पूरा पॉइंट आपको याद रखना है। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण यानी जल के अंदर स्थित भौतिक क्षेत्रों का अध्ययन करना होता है। और अभी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है किसने? तो भारत के जहाज। कौन? आईएनएस सर्वेक्षक ने। किसने? तो आईएनएस सर्वेक्षक के द्वारा किस देश में? मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया गया है। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित देश है जिसकी राजधानी होती है पोर्ट लुइस। कहां होती है? तो इसकी राजधानी होती है पोर्ट लुइस। आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है आपके सामने, हाल ही में खबरों में रहा गिलियन बैरे सिंड्रोम। गिलियन बैरे सिंड्रोम कहां पे, कह लीजिए, या किससे संबंधित है? तो गिलियन बैरे सिंड्रोम संबंधित है तंत्रिका संबंधित विकार से। तंत्रिका संबंधित यानी न्यूरोस रिलेटेड, कह लीजिए ना, डिजीज के रूप में जाना जाता है। कौन? गिलियन बैरे सिंड्रोम। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, टाइफून मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो अभी हाल ही में टाइफून मिसाइल प्रणाली विकसित की गई है किसके द्वारा? तो कह लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। रूस और चीन के साथ कह लिए बढ़ते विवाद को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अभी टाइफून मिसाइल प्रणाली क्या की गई है? विकसित की गई है। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है,
खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, जी हाँ, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। तो अभी 23 जनवरी को इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया लद्दाख में। अब खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का दूसरा जो चरण है, सेकेंड जो स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज अगले महीने यानी 22 से लेकर के 25 फरवरी के बीच में खेला जाएगा। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। और इसका पहला फेज कहां पे? तो लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं इसका आयोजन स्थल आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? मन्नान समुदाय, कहते हैं मन्नान समुदाय के बारे में अगर बात करें तो ये कहाँ का? तो ये केरल का एक आदिवासी समुदाय है। कहाँ का? केरल का आदिवासी समुदाय है। कहाँ का? केरल का आदिवासी समुदाय है, जिसको 76वें गणतंत्र दिवस के रूप में, कह लीजिए ना, 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे कह लीजिए ना कि आमंत्रित किया गया है। कहां पे? राजपथ पे। यानी जब 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा तो वहां पे मन्नान समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसका नेतृत्व करेंगे इस आदिवासी समुदाय के राजा, जिनको नाम देकर ना राजमन्नान। राजमन्नान, ये राजमन्नान कौन है? तो राजमन्नान इस मन्नान आदिवासी समुदाय के राजा हैं और इनको आमंत्रित किया गया है 76वें गणतंत्र दिवस में भाग लेने के लिए। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस संस्थान को 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, यानी इनको इसको। और ये मुख्यतः कह लीजिए ना महासागरों से संबंधित, कह लीजिए ना कि प्रबंधन करने का कार्य और महासागरों से संबंधित सूचनाओं को प्रसारित करने का काम करता है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, जिसकी स्थापना हुई थी 1999 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। कहां पे? तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। तो 2025 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नाम याद रखना है किसको? इनको इसका। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को चौथा स्थान प्रदान किया गया है। कुल 145 देशों की सूची में, कितने? 145 देशों की सूची में पहला स्थान मिला है किसको? यूएसए को। किसको? यूएसए को। सेकेंड नंबर पे है आपका रसिया और थर्ड नंबर पे है आपका चीन, जबकि भारत को चौथा स्थान मिला है। 145वां स्थान मिला है किसको? भूटान को। किसको? भूटान को। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग याद रखनी है कौन सी? चौथी। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का अभी आयोजन किया गया देश की राजधानी कहां पे? नई दिल्ली में। आयोजन कहां पे हुआ? तो देश की राजधानी नई दिल्ली में। और इसका खिताब जीता है किसने? तो विक्टर एक्सेल्सन और एनसेन यंग ने। तो विक्टर एक्सेल्सन है कहां के? डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी। कहां के? डेनमार्क के। जबकि एनसेन यंग है कहां के? तो दक्षिण कोरिया की, कह लीजिए महिला बैडमिंटन खिलाड़ी। अब बात करें विक्टर एक्सेल्सन, तो इन्होंने हराया है चीन के ली चियू यू को, जबकि एनसेन यंग ने थाईलैंड की पोर्नवापी चोचुवोंग को हरा करके ये खिताब जीता है। तो 2025 के इंडिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष और महिला विजेताओं का नाम आपको याद रखना है। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो भारत वर्ष 2036 में ओलंपिक के आयोजन का विचार कर रहा है और इसी के उद्देश्य से अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पे? गुजरात में। और गुजरात की राजधानी कह लीजिए ना गांधीनगर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है आने वाले समय में भारत में ओलंपिक खेलों को आयोजन कराने
बढ़ाने से संबंधित विचार विमर्श को संपादित करना और उसके बारे में कलिए ना बढ़ावा देने या अनुसंधान को कलिए ना आगे बढ़ाने के लिए। तो कहें प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहां पे किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम कह लीजिए ना किस देश के द्वारा विकसित की गई है, तो अभी किसके द्वारा, नॉर्वे के द्वारा नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम विकसित की गई है। किसके द्वारा, तो नॉर्वे। और नॉर्वे कह लीजिए यूरोप का देश जिसकी राजधानी होती है ओस्लो। कहां पे, तो ओस्लो। आइए अब बात करते हैं अगले नंबर पे और अगला प्रश्न है किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी लिविंग दवा यानी जीवित दवा जिसका नाम है कार्टेमी, तो कहिएगा अभी किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए कार्टेमी नामक दवा की मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी दिया है किसने, तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने। किसने, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो स्थापित किया गया था 1944 में। कौन सी दवा, तो कार्टेमी दवा। किस रोग के इलाज के लिए, तो रक्त कैंसर के इलाज के लिए। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है प्रलय मिसाइल का विकास किस संगठन ने किया है। प्रलय मिसाइल का विकास किस संगठन ने किया है, तो अभी बात करें ना प्रलय मिसाइल जिसका प्रदर्शन 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे किया जाएगा, इसका विकास किया है किसने, डीआरडीओ ने। किसने, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। और ये प्रलय मिसाइल मुख्यतः सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है जो लगभग 150 से लेके 500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। तो प्रलय मिसाइल अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पे इसका क्या किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कलारी पैटू किस राज्य की पारंपरिक मार्शल आर्ट है। कलारी पैटू की बात करें तो अभी चर्चा में है कलारी पैटू और ये एक मार्शल आर्ट है यानी युद्ध कला है और ये किस राज्य से संबंध रखती है, तो केरल से। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी 38वें राष्ट्रीय खेल 38वें राष्ट्रीय खेलों में कह लीजिए ना इसको प्रदर्शन के रूप में शामिल किया जाएगा, यानी युद्ध प्रदर्शन के रूप में 38वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया जाएगा किसको, कलारी पैटू को। और 38वें राष्ट्रीय खेल कह लीजिए 28 जनवरी से लेकर के कब तक, तो 14 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। कहां पे, उत्तराखंड राज्य में। कहां पे, उत्तराखंड राज्य में। तो आपको कमेंट करके इस प्रश्न में एक पॉइंट हम आपको ऐड कर रहे हैं, उसका जवाब देना है। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि 38वें जो नेशनल गेम्स हैं इनका शुभंकर क्या है, इनका शुभंकर क्या है। तो बताना है आपको कमेंट करके कि 38वें जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं 2025 में 28 जनवरी से, उनका शुभंकर क्या है, उनका मस्कट क्या है। कमेंट करके इसका जवाब जरूर आप लोग दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ जिसे सीआरपी के रूप में स्थापित किया गया था 1939 में और सीआरपीएफ के रूप में 1949 में इसे पुनः पुनर्गठित किया गया था और यह देश का सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। कौन, सीआरपीएफ। इसके प्रमुख कौन बनाए गए, डीजीपी, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है आपके लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस के लिए बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में भाग लेने, तो कहना ला पेरोस क्या है, एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें मुख्यतः यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा, भारत, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देश क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो अभी कह लीजिए ना कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में भाग लेने वाला भारतीय जो जहाज है उसका नाम क्या है, आईएनएस मुंबई। नाम क्या है, आईएनएस मुंबई। और इसका मुख्यतः आयोजन कहां पे किया जा रहा है, तो हिंद महासागर, कह लीजिए ना हिंद महासागर के मुख्यतः मलक्का, कहां पे, तो मलक्का और सुंडा क्षेत्रों में। कहां पे, तो मलक्का और सुंडा क्षेत्रों में आयोजन किया जा रहा है ला पेरोस के चौथे संस्करण का, जिसमें भारत का जो जहाज शामिल हुआ उसका नाम है आईएनएस मुंबई।
आईएनएस मुंबई। आइए अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट है ना, ये सब 20 से लेकर के और 26 जनवरी के बीच के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनका शॉर्ट रिवीजन हमने किया। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको रिवाइज हो जाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।